हाय। अभी तक हमने ऑर्डर 21 के अंदर रूल 46 तक को समझ लिया है। अब हम यहाँ से आगे के रूल्स को समझेंगे जो कि रूल 47 से आगे के रूल्स हैं। इससे पहले हम मतलब बेसिकली अभी हम जो रूल समझ रहे हैं उसके अंदर हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं ऑर्डर 21 के कि जब डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है तो जब उसको अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू एग्जीक्यूट कराया जाता है तो किस तरीके से कराया जाता है। तो ये जो रूल्स हैं 41, 42 या ये 47 जो अब हम आगे के समझेंगे, यहाँ से लेके 57 रूल तक जो है सारे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करते हैं। प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, उस व्यक्ति की सैलरी हो सकती है, तो उसको किस तरीके से अटैच करना है, तो उसके अंदर क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो हमें इन रूल्स के अंदर बता रखे हैं। तो हम इन्हीं रूल्स को समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है और उसको अटैच करने के क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम रूल 47 को देखते हैं। रूल 47 हमें बताता है अटैचमेंट ऑफ शेयर्स इन मूवेबल्स, कि किस तरीके से जो एक व्यक्ति होता है उसका जो मूवेबल्स के अंदर शेयर होता है, शेयर मतलब कि एक से ज्यादा अगर उस मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑनर है तो उसके अंदर उसको किस तरीके से अटैच किया जाता है, रूल 47 के अंदर बताया गया है। ये रूल बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर एक से कोई प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑनर्स होते हैं और उस प्रॉपर्टी के अंदर एक जजमेंट डेटर होता है उस प्रॉपर्टी के किसी एक शेयर के लिए, तो उस जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से अटैच की जाती है कि उसको नोटिस भेजा जाता है और उस नोटिस के अंदर उस व्यक्ति को ये बोला जाता है कि जो आपका शेयर है उसको ना तो आप ट्रांसफर कर सकते, ना ही आप उसको किसी चार्ज के ऊपर लगा सकते, ना ही आप उसके अंदर उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से उसको नोटिस भेजा जाता है कि जो आपका शेयर है उसको आप ना ट्रांसफर कर सकते, ना आप उसका इंटरेस्ट चेंज कर सकते, ना ही आप उसको चार्ज के ऊपर चला सकते। तो सेक्शन और रूल 47 के अंदर हमें यही बोला गया। फिर उसके बाद जो रूल 48 है वो हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट इंप्लॉई है या फिर सर्वेंट है या फिर किसी लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी को अटैच करना है तो किस तरीके से उसकी सैलरी को अटैच किया जाता है, ये हमें इस रूल के अंदर बताया गया है। ये रूल को अगर हम पढ़ें तो इस रूल के अंदर बोलता है वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज द सैलरी और अलाउंस ऑफ अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि किस व्यक्ति की सैलरी या अलाउंस को हम अटैच कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट इंप्लॉई है या फिर सर्वेंट है या लोकल अथॉरिटी का इंप्लॉई है या फिर वो किसी ऐसी कंपनी का इंप्लॉई है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो उस केस के अंदर द कोर्ट वेदर द जजमेंट डेटर और द डिस्पर्सिंग ऑफिसर इज नॉट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, कि वह व्यक्ति जो कि डिक्री जजमेंट डेटर है या फिर जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, मतलब जो व्यक्ति उस सैलरी को देता है वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है या नहीं है। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको ऑर्डर कर सकता है, मे ऑर्डर दैट द अमाउंट शैल, कि जो भी अमाउंट है उसको सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60, जो हमने सेक्शन 60 के अंदर पढ़ा था जिसके अंदर बता रखा है कि किस हिसाब से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम अटैच नहीं कर सकते, तो उसके अंदर सैलरी के बारे में बता रखा है कि हम कितनी सैलरी को अटैच कर सकते हैं। तो उस सेक्शन 60 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है उसको कि बी विदहेल्ड फ्रॉम द सच सैलरी और अलाउंस ईदर इन वन पेमेंट और बाय मंथली इंस्टॉलमेंट एज द कोर्ट में डायरेक्ट। तो उसको ये ऑर्डर कर सकता है कि जो उसकी सैलरी है उसको वो विद होल्ड कर ले, उसको रोक ले, चाहे वो सिंगल पेमेंट के अंदर या फिर जो मंथली पेमेंट है उसके अंदर उसको विद होल्ड कर ले, जैसा भी कोर्ट उसको बोलेगा उस हिसाब से। एंड अपॉन नोटिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सच ऑफिसर एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। तो जब जो भी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया उसको जब ये नोटिस हो जाएगा जिसको ऑफिशियल गजट के हिसाब से अपॉइंट किया गया है, तो फिर ये उस व्यक्ति को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी जो सैलरी है उस व्यक्ति को विद होल्ड करनी पड़ेगी। जो भी डिस्पर्सिंग ऑफिसर है उसकी सैलरी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जब उसको ये ऑर्डर मिल जाते हैं कोर्ट के तो फिर उसको वो सैलरी सेक्शन 60 को ध्यान में रखते हुए, जो कोर्ट ध्यान में रखेगा अपने ऑर्डर करते वक्त, उसकी वो सैलरी उतनी विद होल्ड कर लेगा, उतनी रोक लेगा। फिर यहाँ पे हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है कि पहली बात, अगर वो व्यक्ति जिसको ऑर्डर किया गया डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो है वो सीपीसी जहां पे एप्लीकेबल है उसकी लिमिट्स के अंदर आता है, तो वेयर सच सैलरी और अलाउंस आर टू बी डिस्पर्स्ड विद इन द लोकल लिमिट्स टू विच दिस कोड और फॉर द टाइम बीइंग एक्सटेंड द ऑफिसर और अदर पर्सन हुज ड्यूटीज टू डिस्पर्स द सेम शैल विदहोल्ड और रेमिट। तो वही व्यक्ति क्या करेगा, उस सैलरी को रोक लेगा और क्या करेगा, एंड रेमिट टू द कोर्ट, और कोर्ट को रेमिट कर देगा, कोर्ट को वो भेज देगा द अमाउंट ड्यू अंडर द ऑर्डर, जितना भी अमाउंट ड्यू है उस ऑर्डर के अंदर, और द मंथली इंस्टॉलमेंट एज द केस में भी, और जितनी भी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है उसके हिसाब से। उसके बाद दूसरी बात बताता है कि जब जो अमाउंट डिस्पर्स करना है वो जो पर्सन है, जो भी डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, वो उस लिमिट से बाहर है जहां पे सीपीसी एप्लीकेबल होता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वेयर सच सैलरी और अलाउंस आर टू बी डिस्पर्स्ड बियॉन्ड द सेड लिमिट्स द ऑफिसर और अदर पर्सन विद इन दोज लिमिट हुज ड्यूटी इज टू इंस्ट्रक्ट द डिस्पर्सिंग अथॉरिटी। तो जिस भी ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो डिस्पर्सिंग अथॉरिटी को ये बताए कि इसके अगेंस्ट ये ऑर्डर हो रखा है
regarding the amount of the salary or allowance to be disbursed shall remit the court the amount due under the order। तो फिर वो व्यक्ति जो है कोर्ट को वो अमाउंट रेमिट करेगा, और the monthly installment as the case may be, and shall direct the disbursing authority to reduce the aggregate of the amount from time to time to disperse by the aggregate of the amounts from time to time remitted to the court। और उस व्यक्ति को ऑर्डर देता रहेगा, जो भी उस सीपीसी की लिमिट में बैठा है उस व्यक्ति को, जो कि उससे बाहर है, कि उसका जो अमाउंट है उसको उतना रिड्यूस करते रहे जितना भी अमाउंट जो है कोर्ट को रेमिट किया जा रहा है। तो ये दो चीजें बताई गई हैं। फिर इसके बाद सब रूल 2 बोलता है इसका, where the attachable proportion of such salary or allowance is already being withheld and remitted to a court pursuant of a previous and unsatisfied order of attachment। कि अगर ऐसा होता है कि जो वो सैलरी जो कि उसको बोला गया है कि इसको अटैच किया जाए, वो ऐसा होता है कि वो जो सैलरी वो पहले से ही किसी और प्रीवियस ऑर्डर के लिए अंडर अटैच्ड होती है। Unsatisfied order of the attachment, the officer appointed by the appropriate government in this behalf shall forthwith return the subsequent order to the court। तो फिर वो जो भी ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो उस ऑर्डर को उस कोर्ट के पास वापस भेज देगा कि ये जो आपने मेरे को सैलरी अटैच करने के लिए बोली है पहले से ही किसी प्रीवियस ऑर्डर के अंदर अटैच्ड है, विद द फुल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग अटैचमेंट। जो भी उसके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग अटैचमेंट है वो सारे वापस उसको भेज देगा कोर्ट को, बताते हुए कि ये प्रीवियस किसी ऑर्डर के अंदर ये जो सैलरी है ये पहले से ही अटैच्ड है। उसके बाद सब रूल 3 बोलता है, एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल अनलेस इट इज रिटर्न्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 2 shall without further notice or other process bind the appropriate government or railway company or local authority or corporation government company as the case may be, while the judgment data is within the local limits to which the court or the time being extend, and while is beyond those limits if he is in receipt of any salary or allowance payable out of the consolidated fund of India or consolidated fund of the state or the fund of the railway company or local authority or corporation of government company in India, and the appropriate government or railway company or local authority or corporation government company as the case may be shall be liable for the sum paid in contravention of this rule। ये बोलता है, ये बताता है, ये जो सब रूल 3 है कि अगर जिस भी गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय था, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का, रेलवे का, और वो कंसोलिडेटेड फंड में से उसकी सैलरी जानी थी, और जो गवर्नमेंट है उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, वो जो कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा था कि इसकी सैलरी को विदहोल्ड कर लिया जाए और कोर्ट को रेमिट कर दिया जाए, और वो गवर्नमेंट जो है वो उसको फॉलो नहीं करती, जो भी उनका ऑफिसर फॉलो नहीं करता, तो फिर उस केस के अंदर अगर इस ऑर्डर का कॉन्ट्रवेंशन होता है, तोड़ा जाता है इस ऑर्डर को, तो फिर ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाती है कि उस अमाउंट को कोर्ट के पास आके रेमिट करेगी। तो मतलब एक तरीके से कोर्ट को ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना होता, अगर कोर्ट के ऑर्डर को ब्रेक किया जाता है तो फिर गवर्नमेंट उस चीज के लिए लाइबल हो जाती है उस अमाउंट को रेमिट करने के लिए। फिर इसके बाद रूल 48A आता है, अटैचमेंट ऑफ सैलरी अलाउंस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉइज। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी को अटैच किया जाता है, सेम उसी तरीके से प्राइवेट एम्प्लॉइज की भी सैलरी को अटैच किया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, where the property to be attached is the salary or allowance of an employee other than the employee of whom rule 48 applies। कि रूल 48 जिसके ऊपर अप्लाई है उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की सैलरी को अटैच करना है, मतलब किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी को अटैच करना है, तो the court where the disbursing officer of the employee is within the local limits of the court jurisdiction may order that the amount shall be subject to the provision of section 60 be withheld from such salary or allowance either in one payment or by monthly installment as a court may direct। कि भाई उसकी जो सैलरी है ये ऑर्डर कर सकता है कोर्ट की, अगर वो व्यक्ति जो कि डिस्पर्सिंग ऑफिसर है उसकी सैलरी का, उसको ये ऑर्डर कर सकता है, अगर वो कोर्ट की लिमिट के अंदर आता है, चाहे वो आता है या नहीं आता, तो उसको ये ऑर्डर कर सकता है सेक्शन 60 को ध्यान में रखते हुए कि जो भी उसकी सैलरी जानी है, चाहे वो मंथली जानी है या फिर वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जानी है, जिस भी हिसाब से वन पेमेंट में जानी है, तो उसको विदहोल्ड कर लिया जाए। एंड नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ सच डिस्पर्सिंग ऑफिसर, सच डिस्पर्सिंग ऑफिसर शैल रेमिट टू द कोर्ट द अमाउंट ड्यू अंडर द ऑर्डर। फिर जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर है वो उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट को वो अमाउंट रेमिट करे, मतलब भेजे जो भी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है उसकी सैलरी का। और द मंथली इंस्टॉलमेंट एज द केस में भी, जैसे भी एक मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, सिंगल पेमेंट के अंदर है, उस हिसाब से वो कोर्ट को वो अमाउंट भेजेगा। वेयर द अटैचेबल पोर्शन ऑफ सच सैलरी और अलाउंस इज ऑलरेडी बीइंग विथहेल्ड और रेमिटेड। जैसे रूल 48 के अंदर होता है वैसे रूल 48A के अंदर होता है कि अगर वो सैलरी पहले से ही किसी और ऑर्डर के अंदर प्रीवियसली अटैच्ड है, तो फिर वो व्यक्ति कोर्ट को वापस वो भेज देगा, बताते हुए कि ये जो सैलरी है ये पहले से ही किसी और ऑर्डर के अंदर अटैच्ड है। or every order made under sub rule unless it is written in accordance with the previous sub rule 2 shall withhold further notice or other process behind the employer while the judgment that is within the local limits which are being extended while beyond those limits if he is receipt of salary or allowance payable out of the fund of an employer in part of India and the employer shall be liable to face some contravention of this rule। कि अगर ये व्यक्ति जिसको बोला गया था कि आपको ये जो भी डिस्पर्सिंग ऑफिसर था, जो कोई भी कंपनी थी, अगर वो उसकी सैलरी को नहीं रोकती है और कॉन्ट्रवीन करती है कोर्ट को ऑर्डर को, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो लाइबल बन जाएगा कि वह उस अमाउंट को कोर्ट के पास रेमिट करे। मतलब आपको कोर्ट के ऑर्डर को कॉन्ट्रवीन नहीं करना है, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ेंगे तो फिर आपको वो अमाउंट कोर्ट के अंदर रेमिट करना पड़ेगा।
फिर आते हैं हम रूल 49 के ऊपर, अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की कब जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच किया जाता है। तो सब रूल 1 बोलता है रूल 49 का, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस रूल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पार्टनरशिप शैल नॉट बी अटैच, की जो प्रॉपर्टी होगी पार्टनरशिप की उसको अटैच नहीं किया जाएगा और सोल्ड या फिर बेचा नहीं जाएगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अदर देन, कब सिर्फ कब बेचा या फिर उसको अटैच किया जाएगा, सिर्फ दो ही केसेस के अंदर। पहली, अ डिक्री पास अगेंस्ट द फर्म, की जब कोई डिक्री फर्म के अगेंस्ट पास होगी या फिर अगेंस्ट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म या फिर उसके पार्टनर्स के अगेंस्ट होगी, तो इन्हीं दो केसेस के अंदर उस जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसको अटैच या सेल किया जाएगा। पहला, जब डिक्री उस पार्टनरशिप के अगेंस्ट पास होगी या फिर डिक्री उसके पार्टनर्स के अगेंस्ट पास होगी, इन दो केसेस के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल या फिर अटैच किया जा सकता है। फिर बताता है रूल सब रूल 2 के अंदर, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट अ पार्टनर, कि अगर कोई व्यक्ति जो कि डिक्री होल्डर है उसके पास डिक्री है किसके अगेंस्ट, किसी पार्टनर के अगेंस्ट, एक पार्टनरशिप फर्म के किसी एक सिंगल पार्टनर के अगेंस्ट, मेक एन ऑर्डर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ सच पार्टनर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है कि ये ऑर्डर किया जाए कि जो भी उसका इंटरेस्ट है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर या फिर जो प्रॉफिट है विद द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री एंड मे बाय द सेम और सब्सिक्वेंट ऑर्डर अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ द शेयर्स ऑफ सच पार्टनर इन द प्रॉफिट, और उसके मतलब जो भी उसका प्रॉफिट है या फिर जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट को रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाए, whether already declared or accruing and or any other money which he has been coming to him in respect of the partnership and direct accounts and inquiries and make him order for the sale of such interest, और वो कि भाई उसके जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी की जाए और उसके जो इंटरेस्ट है उसको सेल कर दिया जाए for the sale of such interest or other order as might have been directed or made if charge had been made in favor of the decree holder by such partner or as the circumstances of the case में require, जिस भी हिसाब से जो भी circumstances बनते हैं उसके हिसाब से जो भी उसका शेयर है मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट है या फिर जो भी उसका प्रॉफिट है उसके अंदर उसकी इंक्वायरी करके उसको सेल कर दिया जाए और जो डिक्री होल्डर है उसको वो पे कर दिया जाए। द अदर पार्टनर और पार्टनर शैल बी एट द लिबर्टी एट एनी टाइम टू रिडीम द इंटरेस्ट चार्ज और इन द केस ऑफ द सेल बीइंग डायरेक्टेड टू परचेज द सेम, जो बाकी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर उस जजमेंट डेटर के अलावा वो इस चीज के लिबर्टी होगी, उनको वो इस चीज के लिए फ्री होंगे कि वो जो उसका इंटरेस्ट है जो भी उसका इंटरेस्ट है उस जजमेंट डेटर का उसको रिडीम कर सके, मतलब कि अगर वो उसका जो भी पैसा मिलना है उसको वो पैसा देके डिक्री होल्डर को वो खुद ले सके या फिर अगर उसका जो भी सेल हो रहा है उसका जो भी पार्ट उसको वो खरीद सके, तो जो बाकी पार्टनर्स हैं वो उस चीज के लिए फ्री होते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति खरीद या रिडीम तो कर ही सकता है लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं बाकी वो भी इस चीज के लिए फ्री होते हैं। फिर इसका सब रूल 2 बोलता है, सब रूल 4 बोलता है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सब रूल 2, जो भी एप्लीकेशन सब रूल 2 के अंदर लगाई जाएगी शैल बी सर्व्ड ऑन द जजमेंट डेटर, तो वो जो उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो किसको सर्व की जाएगी, एक तो जजमेंट डेटर को सर्व करी जाएगी, साथ में ऑन हिज पार्टनर्स और सच ऑफ देम एज आर विद इन इंडिया, और एक तो जजमेंट डेटर को तो पे की वो एप्लीकेशन दी ही जाएगी, साथ ही साथ जो भी उसकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसके जो पार्टनर्स थे साथ के जो भी इंडिया के अंदर है उनको भी वो एज अ नोटिस भेजा जाएगा, उनको भी उसकी कॉपी मिलेगी। फिर सब रूल 5 बोलता है एवरी एप्लीकेशन मेड बाय एन पार्टनर ऑफ द जजमेंट डेटर अंडर सब रूल 3, कि जो भी एप्लीकेशन पार्टनर को दी जा रही है सब रूल 3 के हिसाब से shall be served on the decree holder and on the judgment debtor and on the such of other partners as to not join the application and as are within India। फिर इसका सब रूल 6 बोलता है सर्विस अंडर सब रूल 4 और सब रूल 5 shall be deemed to be service on all the partners, तो जो भी सब रूल 4 या सब रूल 5 के हिसाब से सर्व हो रहा है सर्विस हो रही है उसको हम ये मान लेंगे कि वो सारे के सारे पार्टनर्स को सर्विस हो रही है। and all orders made on such application shall be similarly served, और जो भी ऑर्डर्स के अंदर हो रहे हैं वो उसी हिसाब से सर्व हो रहे हैं, मतलब सबको उसके बारे में पता चल रहा है। फिर आते हैं हम रूल 50 के ऊपर जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट फर्म के बारे में बात करता है, कि जब हम फर्म के अगेंस्ट किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करते हैं, where decree has been passed against the firm execution may be granted, कि जब कोई डिक्री फर्म के अगेंस्ट पास हो गई है, ये जो अभी हमने रूल 49 पढ़ा इसके अंदर हम अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसको कब अटैच किया जाता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है रूल 50 के अंदर कि जब कोई डिक्री पास हो गई है फर्म के अगेंस्ट तो उस केस के अंदर उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। Where a decree has been passed against a firm, execution may be granted, तो जब कोई भी डिक्री किसी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट पास हो जाती है तो उस केस के अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो ग्रांट की जा सकती है अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, कोई भी जो प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप की उसके अगेंस्ट उसको ग्रांट किया जा सकता है, या फिर अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन हिज ओन नेम्स, या फिर उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि
अपीयर हुआ था अपने नाम के ऊपर अंडर द रूल 6 और रूल 7 ऑफ ऑर्डर 30, जो रूल ऑर्डर 30 है उसके हिसाब से, रूल 6 या 7 के हिसाब से जो भी पर्सन अपीयर हुआ था कोर्ट के अंदर पार्टनरशिप के बिहाफ के ऊपर, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट किया जा सकता है, और हु हैज एडमिटेड ऑन द प्लीडिंग दैट ही इज और हु हैज बीन एडजर्ड टू बी अ पार्टनर, या फिर कोई भी व्यक्ति जो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं जो है इसके अंदर पार्टनर हूं, तो उसके अगेंस्ट भी किया जा सकता है। अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन इंडिविजुअली सर्व्ड एज अ पार्टनर विद द समन्स एंड हैज फेल्ड टू अपीयर, और किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि जिनको इंडिविजुअली उसका नोटिस भेजा गया था एज अ पार्टनर और वो अपीयर होने से फेल हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूशन किया जा सकता है अगर डिक्री फर्म के अगेंस्ट पास होती है तो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन इससे जो सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर सब रूल 2 बोलता है वेयर द डिक्री होल्डर क्लेम टू बी एंटाइटल्ड टू कॉज द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन सच पर्सन एज रेफर्ड टू इन सब रूल 1, अगर जो डिक्री होल्डर है वो चाहता है कि जो व्यक्ति जो कि मेंशन किए गए हैं सब रूल 1 के अंदर, इनके बजाय किसी और पर्सन के अगेंस्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, क्लॉज बी क्लॉज सी एज बीइंग पार्टनर इन द फर्म ही में अप्लाई टू द कोर्ट, तो वह कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट को ठीक लगता है तो फिर कोर्ट उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है। अगर कोर्ट विच पास द डिक्री फॉर लीव एंड वेयर द लायबिलिटी इज नॉट डिस्प्यूटेड सच कोर्ट में ग्रांट सच लीव, तो कोर्ट जो है वो लीव दे सकता है, और वेयर सच लायबिलिटी इज डिस्प्यूटेड मे ऑर्डर द लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू बी ट्राइड एंड डिटरमाइंड, और अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है उस बात के ऊपर कि भाई ये इस व्यक्ति की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती, तो फिर उसको एक डिस्प्यूट की तरह रिजॉल्व किया जाएगा उसी केस के पार्ट के अंदर इन द मैनर इन विच द इश्यूज इन अ सूट में बी ट्राइड, जिस तरीके से कोई सूट के अंदर किसी इश्यूज को डिटरमाइन किया जाता है कि क्या ये चीज है या नहीं है, उसी तरीके से इस इश्यू को भी डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या ये जो तीसरा व्यक्ति जिससे ये डिक्री होल्डर इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है कि क्या ये इस अमाउंट के लिए लाइबल है या नहीं है, तो इस इश्यू को डिटरमाइन किया जाएगा। Whether liability of any person has been tried and determined under sub rule 2, the order made thereon shall have the same force and the subject to the same condition as to appeal or otherwise as it were a decree, तो उसको उसी तरीके से माना जाएगा, ये जो सब रूल 2 के अंदर कोई ऑर्डर पास किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि वो एक डिक्री है और उसके अगेंस्ट अपील के अंदर जाया जा सकता है। Save as against any property of the partnership, a decree against firm shall not release, render liable or otherwise affect any partner therein unless he has been served with the summon to appear and answer, कि कोई भी जो पार्टनर है वो लाइबल नहीं होगा जब तक कि उसको सम्मन्स ना भेजा जाए और उस पे ना बोला जाए कि वो अपीयर और आंसर हो। Nothing in this rule shall apply to a decree passed against the Hindu undivided family by virtue of provision of rule 10 of order 30, कि जो इसके प्रोविजंस है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो कि हम ऑर्डर 30 रूल 10 के ऊपर देखते हैं कि किस हिसाब से उसके अंदर पर्सन को अपीयर होना होता है, तो वो जो चीज है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसके ऊपर अगर कोई भी उसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास होती है तो उसके ऊपर ये वाले प्रोविजंस जो है जो रूल 50 के जो प्रोविजंस है जो कि डिक्री अगेंस्ट फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर आते हैं हम रूल 51 के ऊपर जिसके अंदर अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाती है। ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ये कोर्ट या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी के अंदर नहीं है। Where the property is a negotiable instrument not deposited in a court nor in the custody of a public officer, कि कोई भी negotiable instrument जो कि कोर्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर की उसके अंदर नहीं है, the attachment shall be made by actual seizure, तो उसका अटैचमेंट किस तरीके से किया जाएगा, उसका एक्चुअल सीजर कर लिया जाएगा, मतलब कि उसका पोजेशन ले लिया जाएगा, एंड द इंस्ट्रूमेंट shall be brought into the court and held subject to the further of the court, फिर उसको कोर्ट के अंदर ले आया जाएगा और कोर्ट जिस भी हिसाब से ऑर्डर करेगा उस हिसाब से उसका पोजेशन रखा जाएगा। फिर इसके बाद जो रूल 52 है उसके अंदर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया, लेकिन फर्क इतना होता है कि जो रूल 51 है उसके अंदर वो वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं जो कि पब्लिक ऑफिसर या फिर जज कोर्ट की कस्टडी के अंदर नहीं है, लेकिन रूल 52 बताता है जो कि पब्लिक ऑफिसर या फिर कोर्ट की कस्टडी के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में, तो उनकी अटैचमेंट अगर करनी है तो वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर, की जिस प्रॉपर्टी को जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अटैच करना है वो किसी पब्लिक ऑफिसर या फिर कोर्ट की कस्टडी में पहले से ही है। द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय नोटिस टू सच कोर्ट और ऑफिसर, तो उसके अंदर उसको अटैच किस तरीके से किया जाएगा कि जिस भी कोर्ट के पास उसकी कस्टडी है या फिर जिस भी ऑफिसर के पास उसकी कस्टडी है उसको इस कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन लगाई है उसको अटैच करने की, इस कोर्ट के द्वारा उस कोर्ट को नोटिस भेजा जाएगा या फिर उस ऑफिसर को नोटिस भेजा जाएगा कि क्या रिक्वेस्ट की जाएगी उस नोटिस के अंदर, रिक्वेस्टिंग दैट सच प्रॉपर्टी एंड एनी इंटरेस्ट और डिविडेंड बिकमिंग पेबल देयरऑन मे बी हेल्ड सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम व्हिच द नोटिस इज इशूड, तो उसको बोला जाएगा कि अगर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी इंटरेस्ट अराइज होता है या फिर कोई भी डिविडेंड अराइज होता है तो उसको विद होल्ड कर लिया जाए जब तक कि इस कोर्ट से कोई आपको नोटिस नहीं मिल जाता। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच प्रॉपर्टी इज इन द कस्टडी ऑफ अ कोर्ट
Any questions of title or priority arising between the decree holder and any other person not being a judgment debtor claiming to be interested in such property by virtue of any assignment, attachment or otherwise shall be determined by such court. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि उस व्यक्ति के बीच में डिक्री होल्डर और कोई तीसरा व्यक्ति जो कि आगे बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी है, किस तरीके से, बाय अटैचमेंट, असाइनमेंट या फिर किसी और तरीके से, तो फिर वो क्वेश्चन भी कोर्ट जो है डिटरमाइन करेगा। फिर हम देखते हैं रूल 53 अटैचमेंट ऑफ डिग्री के बारे में। मतलब कि अटैचमेंट ऑफ डिग्री का मतलब कि अगर किसी कोर्ट ने कोई डिग्री पास कर रखी है, उसी को किसी और कोर्ट के सामने या फिर सेम कोर्ट के सामने जब अटैच किया जाता है तो उसको किस तरीके से अटैच किया जाता है, यहाँ पे इस रूल के अंदर बताया गया कि वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज अ डिक्री, कि जहां पे जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो क्या है, वो एक डिक्री है। ईदर फॉर द पेमेंट ऑफ मनी और फॉर सेल एंड एनफोर्समेंट ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज द अटैचमेंट शैल बी मेड। किस चीज के लिए वो डिक्री को अटैच किया जा रहा है, कि किसी मनी डिग्री को पे करने के लिए या फिर किसी चीज को सेल की एनफोर्समेंट कराने के लिए या फिर मोर्टगेज या फिर मतलब किसी सेल को एनफोर्स कराने के लिए जो कि मोर्टगेज या चार्ज के अगेंस्ट थी। तो उसके अंदर क्या होता है, कंडीशन बता रहा है कि अगर पहला कि अगर वो जो डिक्री जिसको अटैच किया जा रहा है अगर वह डिक्री सेम कोर्ट के द्वारा पास हुई हुई है, जिस कोर्ट के पास आप उस डिक्री को अटैच करा रहे हो, इफ द डिक्री वाज पास्ड बाय द सेम कोर्ट देन बाय द ऑर्डर ऑफ द सच कोर्ट, तो वही कोर्ट फिर उसको अपने ऑर्डर से उस डिक्री को अटैच कर देगा। और दूसरी बात आती है कि अगर वो जो डिक्री जिसको आप अटैच करना चाहते हो डिक्री किसी और कोर्ट ने पास कर रखी है, मतलब कि कोई जो डिक्री है जिसको आप अटैच कराना चाहते हो, जैसे आप ए कोर्ट के अंदर किसी डिक्री को अटैच कराना चाहते हो, लेकिन वो जो डिक्री अटैच कराना चाहते हो किस कोर्ट के द्वारा पास की गई थी, बी कोर्ट के द्वारा पास की गई थी। तो अब इस केस के अंदर उसको किस तरीके से अटैच किया जाएगा, if the decree sought to be attached was passed by another court then by the issue of such other court of a notice by the court which passed the decree sought to be executed। तो ये जो ए कोर्ट है उस बी कोर्ट को नोटिस करेगा कि मैं इस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और उससे रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टिंग सच अदर कोर्ट टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स डिक्री अनलेस एंड अनटिल, कि जो आपके पास जो डिक्री पास हो रखी है उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा दिया जाए जब तक कि क्या द कोर्ट विच पास द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड कैंसल द नोटिस, कि ये जो मैं आपको नोटिस भेज रहा हूं इसको जब तक मैं कैंसिल नहीं कर देता, या फिर द होल्डर ऑफ द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी डिक्री होल्डर है जो इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, या फिर हिज जजमेंट लेटर, जो कि उसका जजमेंट लेटर है वो उसकी अप्रूवल ले ले, उसकी प्रीवियस सैंक्शन ले ले, प्रीवियस कंसेंट ले ले राइटिंग के अंदर, और विद द परमिशन ऑफ द अटैचिंग कोर्ट, या फिर जो अटैचिंग कोर्ट है जो मेरी कोर्ट है उसकी परमिशन ले ली जाए। अप्लाइज द कोर्ट रिसीविंग सच नोटिस टू एग्जीक्यूट द अटैच्ड डिक्री, और आपको उसके रिगार्डिंग नोटिस मिल जाए तब तक आप इसकी जो एग्जीक्यूशन है इसको स्टे कर दीजिए। Where the court makes an order under clause A of sub rule 1 or receives an application under clause 2 of clause B of the subset rule, it shall on the application of the creditor who has attached the decree, तो जो भी व्यक्ति है जब भी कोर्ट ने मतलब जो बी कोर्ट थी उसने जो उस डिक्री को स्टे कर दिया, तो जब उसको ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द क्रेडिटर हु हैज अटैच्ड द डिक्री, जब उसको एप्लीकेशन मिलती है उस क्रेडिटर की जिसने उस प्रॉपर्टी को अटैच कराया है, और इस जजमेंट डेटर या फिर उसके जजमेंट डेटर की प्रोसीड टू एग्जीक्यूट द अटैच डिक्री, तो जो भी अटैच डिक्री है उसके जो प्रोसीड आते हैं, एंड अप्लाई द नेट प्रोसीड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, तो जो भी उसके नेट प्रोसीड बचते हैं उसको बेचने के बाद उसको उस तरीके से अप्लाई कर दे। फिर इसका सब रूल 3 बोलता है द होल्डर ऑफ द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द अटैचमेंट ऑफ अनदर डिक्री ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 shall be deemed to be the representative of the holder of the attached decree, तो जो व्यक्ति जिसने अब ये जो ऑर्डर लिया सब रूल 1 के हिसाब से कि वो जो दूसरे कोर्ट की डिग्री है उसको अटैच कर दिया जाए, तो वो जो दूसरे कोर्ट की डिग्री है उसका भी ये डिग्री होल्डर बन जाएगा, मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डिग्री होल्डर बन जाएगा उस कोर्ट की डिग्री का भी जिसने इस कोर्ट के अंदर ए कोर्ट के अंदर इस डिग्री को अटैच करवाया है कोर्ट बी की डिग्री को, एंड टू बी एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट सच अटैच डिग्री इन एनी मैनर लॉफुल फॉर द होल्डर देयरऑफ, और वो उस डिग्री को भी एग्जीक्यूट करवा सकता है जिस तरीके से उसका ओरिजिनल डिग्री होल्डर उसको एग्जीक्यूट करवाता। Where the property to be attached is in execution of a decree is a decree other than the decree of the nature referred in sub rule 1, कि जो जिस डिग्री को अटैच किया जा रहा है वो किसी और तरीके की डिग्री है जो कि सब रूल 1 के अंदर मेंशन की गई है। The attachment shall be made by notice by the court which passed the decree, तो उसको भी उस तरीके से ही अटैच किया जाएगा कि जो भी कोर्ट है जो जिसके द्वारा भी वो डिग्री पास की गई है उसको नोटिस किया जाए कि आप इस डिग्री को अटैच करने से रोक दिया जाए जब तक कि मैं जो मतलब कोर्ट फर्स्ट कोर्ट है मैं आपको नोटिस नहीं दे देता कि ये जो नोटिस है वो मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो तब तक के लिए उससे रिक्वेस्ट की जाएगी दूसरे कोर्ट से जिसने भी वो पहले वाली डिग्री पास कर दी थी कि आप इसको स्टे लगा दीजिए इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर। फिर जो सब रूल 5 है ये बोलता है द होल्डर ऑफ द डिग्री अटैच अंडर दिस रूल,
कि जो भी होल्डर है डिक्री का, जिसने भी प्रॉपर्टी अटैच करवाई है इस रूल के रिगार्डिंग, shall give the court executing the decree such information and aid as may be reasonably be required। तो वो कोर्ट को सारी इंफॉर्मेशन देगा जो भी रीजनेबली रिक्वायर्ड होगी, पूरी इंफॉर्मेशन सही से देगा। फिर सब रूल 6 बोलता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ डिक्री sought to be executed by the attachment of another decree, the court making the order of attachment under this rule shall give notice to such order of the judgment debtor bound by the decree attached। तो अब ये जो भी कोर्ट है जब उसकी डिक्री जो है जिसको अटैच किया जाएगा, तो फिर वो जजमेंट डेटर को भी नोटिस भेजेगा, बाउंड बाय द डिक्री अटैच एंड नो पेमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ द अटैच डिक्री मेड बाय द जजमेंट डेटर। और अगर कोई भी पेमेंट की जाती है जजमेंट डेटर के द्वारा उस वाली डिक्री के अंदर जिसको अटैच किया गया है, तो वो जो पेमेंट करेगा, मतलब इस कॉन्ट्रवेंशन करके इस ऑर्डर को, तो वो जो पेमेंट करेगा उस पेमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसको ये नहीं माना जाएगा कि जजमेंट डेटर ने अपने पैसे को पे कर दिया। और such order after receipt or notice thereof either through the court or otherwise shall be recognized by any court so long as the attachment remain in force। तो कोर्ट उसको डिटरमाइन नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसकी पेमेंट को जब तक कि ये जो अटैचमेंट है ये पहले वाले कोर्ट से ये हट नहीं जाती। तो ये हमें बताया गया। ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पीछे भी काफी बार पूछा गया मेंस या प्री के अंदर। तो इस रूल को हमें ध्यान से समझना है, जो रूल ये वाला रूल हमने समझा जिसके अंदर डिक्री को अटैच किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं रूल 54 के ऊपर, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है उसके रिगार्डिंग क्या रूल है। Where the property is immovable property, the attachment shall be made by order prohibiting the judgment debtor from transferring or charging the property in any way। तो इसको किस तरीके से अटैच किया जाएगा कि अब ये ऑर्डर कर दिया जाएगा जो भी इसका जो जजमेंट डेटर है अब वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफर कर पाएगा ना ही इसको चार्ज कर पाएगा in any way and all person from taking any benefit from such transfer or charge। फिर इसका सब रूल 1 बोलता है द ऑर्डर शेल आल्सो रिक्वायर द जजमेंट डेटर टू अटेंड द कोर्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट, कि जो जजमेंट डेटर है उसको स्पेसिफाइड डेट के ऊपर कोर्ट के अंदर जब बुलाया जाएगा उसको प्रेजेंट होना होगा, टू बी फिक्स्ड फॉर सेटिंग द टर्म्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, जिसके ऊपर ये प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल डिटरमाइन की जाएगी। अब वो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल की जाएगी, द ऑर्डर शेल बी प्रोक्लेम्ड एट सम प्लेस ऑन द एडजेसेंट टू सच प्रॉपर्टी टू बी बीट बाय। तो जो ऑर्डर होगा उसको प्रोक्लेम किस तरीके से किया जाएगा कि बाय बीटिंग ऑफ ड्रम्स किया जाएगा, या फिर अगर कोई कस्टमरी मेथड है उस तरीके से उसको प्रोक्लेम किया जाएगा। और उसकी जो कॉपी होगी शैल बी अफिक्स्ड ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो भी उस प्रॉपर्टी की कॉन्स्पिशियस पार्ट है जहां से सब देख सकें उस जगह पे उस प्रोक्लेमेशन को भी लगा दिया जाएगा। एंड देन अपॉन अ कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, और उसको कोर्ट हाउस के भी किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा दिया जाएगा। एंड ऑल्सो वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड पेइंग रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, और अगर वो ऐसी कोई लैंड थी जिससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलना था तो फिर उस गवर्नमेंट ऑफिस में भी उस नोटिस को प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल को लगा दिया जाएगा। और अगर वो ग्राम पंचायत मतलब अगर विलेज के अंदर वो प्रॉपर्टी थी तो फिर उसको ग्राम पंचायत में भी लगा दिया जाएगा। तो ये हमें रूल 54 के अंदर बताया गया कि किस तरीके से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच किया जाता है। मतलब एक तरीके से जो भी जजमेंट डेटर होता है उसको उसकी ट्रांसफरेबिलिटी और उसको चार्ज लगाने से किसी भी तरीके से उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रोक दिया जाता है। उसके बाद हम रूल 55 के आते हैं, 55 के ऊपर आते हैं, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। की जब डिक्री जो की गई थी जजमेंट डेटर को बोला गया था कि तेरे को ये काम करना है, अगर वो कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो रखी थी तो किस तरीके से वो अटैचमेंट हटेगी। तो वेयर द अमाउंट डिक्रीड विद द कॉस्ट एंड ऑल द चार्जेस एंड एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर पेड इनटू कोर्ट। की अगर कोई अमाउंट और कॉस्ट जो डिक्री होल्डर ने जजमेंट डेटर ने पे करनी थी वो जजमेंट डेटर ने पे कर दी, तो फिर जो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री इज अदरवाइज मेड थ्रू द कोर्ट और सर्टिफाइड टू द कोर्ट, की जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई कर दिया गया कोर्ट की नजरों के अंदर, या द डिक्री सेट असाइड और रिवर्स, या फिर उस डिक्री को कोर्ट के द्वारा सेट असाइड कर दिया गया या फिर रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो द अटैचमेंट शैल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन, तो जो अटैचमेंट है उसको मान लिया जाएगा कि अब वो विड्रॉ हो गया अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो। एंड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द विड्रॉल शैल इफ द जजमेंट डेटर सो डिजायर बी प्रोक्लेम्ड एट हिज एक्सपेंसेस। अब अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तो अब जैसे अब हमने अभी पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर प्रोक्लेमेशन होता है, तो यहाँ पे फिर अब वो कहता है कि आपने तो पहले प्रोक्लेमेशन किया था कि मेरी प्रॉपर्टी अटैच है तो इस वजह से मेरी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर भी नहीं होगी, ना इसको कोई चार्ज पे लेगा ना सेल होगी, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए प्रोक्लेमेशन कर सकता है। लेकिन वो प्रोक्लेमेशन जो करेगा वो अपनी कॉस्ट के ऊपर खुद करेगा, उसके लिए जो प्रोक्लेमेशन का खर्चा होगा उसको वो खुद उठाना होगा। फिर रूल 56 बोलता है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स टू पार्टी एंटाइटल्ड अंडर डिक्री, की अगर जो प्रॉपर्टी अटैच्ड थी, अगर वो प्रॉपर्टी कोई करेंसी या फिर कॉइन्स के अंदर थी जो कि अभी एप्लीकेबल होंगे, वे द प्रॉपर्टी अटैच इन करंट कॉइन, की जो अभी के कॉइन्स या फिर करेंसी होगी अगर वो अटैच्ड है तो द कोर्ट में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द अटैचमेंट, तो कोर्ट उस अटैचमेंट के दौरान कभी भी
direct that the such coins or notes or part thereof sufficient to satisfy the decree be paid over to the party entitled under the decree to receive the same, कि ये डायरेक्शन दे सकता है कि उसकी वो पेमेंट जो है वो कर दे, जितना उसके अमाउंट है वो उसको किसी भी टाइम पे सेम टाइम पे पे कर दे। फिर रूल 57 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट, की अगर जो अटैचमेंट है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि कब तक के लिए अटैचमेंट एप्लीकेबल है। Where any property has been attached in execution of decree and the court for any reason passes an order dismissing the application for execution of the decree, की कोर्ट जो है वो जिस भी एप्लीकेशन के बिहाफ पे उसने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया था, अब वो जो एप्लीकेशन है एग्जीक्यूशन की वो कोर्ट अगर डिसमिस कर देता है, द कोर्ट शेल डायरेक्ट वेदर द अटैचमेंट शेल कंटिन्यू, तो कोर्ट अब डायरेक्शन देगा कि जो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था उस एप्लीकेशन के ऊपर कि क्या वह अटैचमेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए या फिर नहीं रहनी चाहिए, और अगर रहनी चाहिए तो कितने पीरियड के लिए रहनी चाहिए। And also indicate that the period up to which such attachment shall continue or the date on which such attachment shall cease, और या फिर डेट भी बता सकता है कि किस दिन ये अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को समझा कि किस तरीके से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। अब इससे आगे के टॉपिक जो है जिसके अंदर एजुकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को समझेंगे, इसको हम अगली वीडियो के अंदर समझ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होगी तो आगे के रूल्स हम इस वीडियो के अंदर समझना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। तो हम अगली वीडियो के अंदर आगे के रूल्स जो है ऑर्डर 21 के समझेंगे और कम से कम वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे कि ऑर्डर 21 को कंप्लीट कर लें।